Good morning, guys. This is Brijesh Kumar about discuss human resources. 8th क्लास की एनसीईआरटी का हम डिस्कस कर रहे थे और ये आज फाइनली लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नेम है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशंस लाइक यूपीएससी यूपीपीएससी अदर स्ट्रीम के लिए दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम चर्चाएं करेंगे मानव संसाधन. मानव संसाधन आप समझते हो क्योंकि लोग ही एक राष्ट्र में सबसे बड़ा संसाधन होता है. प्रकृति की देन केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होती है जब लोगों की कोई उपयोगिता होती है. लोग अपनी जो आवश्यकताएं और योग्यताओं से उसे जो संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं. इस प्रकार मानव संसाधन की अंतिम संसाधन है. आप समझते हो कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा और अप्रेरित लोगों अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और संसाधन का विकास करता है. और आप जानते हो डू यू नो अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज कि भारत सरकार के अधीन जो एक मानव संसाधन मंत्रालय है 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ाने के लिए किया गया था. इससे यह रिप्रेजेंट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं. द पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. तो यू नो अन्य संसाधनों की वहाँ थी मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित नहीं है. अपने शैक्षिक स्तर एजुकेशन स्टेट यानी आयु और लिंग जो आपकी इनकम है जो सेक्स इश्यू है वो एक दूसरे से भिन्न होता है. उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं. जिस तरह से आप समझ सकते हो मानव बच्चों के लिए सबसे बड़ा संसाधन होता है. क्लियर. जिस तरह से अध्यापक शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा संसाधन होता है. और जब मैंने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं. तो जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन तो विश्व में प्रत्येक जो 100 लोगों में जो आप देख सकते हो एशिया में जो रहते हैं लोग कितने हैं आप ये डायरेक्शन के और इसमें कुछ रिप्रेजेंट किया गया है. यूरोप में रहते हैं लोग कितने हैं इस तरह से ये सारा दे रखा है. तो हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पृथ्वी पर जो लोग फैले हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि लगभग 2025 में 8 अरब जनसंख्या कंप्लीट हो जाएगी और उसे जनसंख्या वितरित के रूप कहते हैं. विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग जो भूपृष्ठ 10% भाग पर निवास करती है. विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है अत्यधिक असमान है. कुछ क्षेत्र तो काफ़ी घने बसे हुए हैं और कुछ विरल क्षेत्र हैं. जिस तरह से टुंड्रा क्षेत्र को देखें, आर्कटिक क्षेत्र देखें, अंटार्कटिका महाद्वीप तो जनविहीन क्षेत्र है. दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं. उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय उच्च पर्वत और विषुवतीय वनों में क्षेत्र बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि आपको पता है विषुवत रेखीय वनों में सबसे अधिक वर्षा होती है और यहाँ रहने योग्य भूमि नहीं है. तो मानव वहीं पर रहता है जो मानव के लिए संसाधन अच्छे हों. उसके लिए क्या हो, एक तो भूमि हो, जलवायु हो, धरातल की बनावट ठीक ठाक हो, पानी की उपलब्धता हो. क्लियर. और वहाँ पर नगरीकरण औद्योगिकरण हो. विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं. ये तो क्लियर है ना. यानी विषुवत वृत्त से दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में काफ़ी जनसंख्या निवास करती है. विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोग तो महाद्वीपों एशिया में ही और अफ्रीका में रहते हैं. विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं. इसमें से 10 करोड़ से अधिक लोग हैं. आप देख सकते हो पहले टॉप पर आता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है वो किस देश में है, वो चीन है. दूसरे पर आता है भारत, तीसरे पर आता है यूएसए, फिर इंडिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, नाइजीरिया एंड जापान. इस तरह से फर्स्ट पर कौन है आपका चीन है. 10 पर कौन आता है, जापान आता है. क्लियर. इस तरह से यहाँ पर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. तो आप समझ सकते हो कि भारत की जनसंख्या का जो एवरेज डेंसिटी है वो आपकी क्या है 324 क्लियर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. ठीक है ना. जनसंख्या का जो घनत्व है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं. सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है और होल वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी कितनी है 54 प्रति वर्ग किलोमीटर है. क्लियर. तो इस सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है दक्षिणी मध्य एशिया, इसके पश्चात दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया. यहाँ पर क्या है जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. मेजर पॉइंट है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कॉज कौन से हैं. अबाउट टू डिस्कस कॉज इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं स्थलाकृति, गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी हांगहो मिसिसिपी मिसौरी जितनी सारी ये नदियां हैं नदी के किनारे और इसके उपजाऊ भूखंड में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है. लेकिन एंडीज, आल्पस, हिमालय आदि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है.
जो लोग सामान्य रूप से अगर क्लाइमेट में अकॉर्डिंग देखा जाए तो चरम जलवायु अधिक गर्म और अधिक ठंडे जैसे सहारा मरुस्थल, रूस में ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, जिस तरह से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, चीन है, हांगहो-ही है, चोंगचियांग है, मिस्र की नील नदी है, उपजाऊ आदि क्षेत्र हैं। जल जो वाटर है, लोग उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां प्राथमिकता देते हैं, वहां अलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थलीय विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह आपका जो घने क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका का हीरे खान, मध्य पूर्व में तेल की खोज के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो फैक्टर्स हैं, सोशल, कल्चर्स एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, तो आर्थिक कार्य मन औद्योगिक क्षेत्र रोजगार अवसर जो प्रदान करते हैं वो क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जिस तरह से जापान का ओसाका क्षेत्र, भारत में मुंबई, दो घने क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक जो धर्म और संस्कृति से जुड़े होते हैं, जिस तरह से भारत में आपका वाराणसी है, मथुरा है, यरूशलेम, वेटिकन सिटी आदि हैं। सामाजिक कारक है, जो सामाजिक कारक से जो प्रभावित होते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या काफी निवास करती है। उदाहरण के लिए आप ले लें पुणे, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जीवन प्रत्याशा उन वर्ष में संख्या जिसके औसत व्यक्ति को जीवित रहने की जो आशा की जाती है वो जीवन प्रत्याशा कहलाते हैं। क्लियर। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य ये नहीं है कि अवधि के दौरान कुछ लोग जनसंख्या परिवर्तन से है, विश्व में जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कहीं गुना बढ़ जाती है। तो दिखाया गया है कि जो वास्तव में जन्म और मृत्यु संख्या परिवर्तन होता है और प्रवास भी होता है। मानव इतिहास की जो लंबी एक अवधि होती है, जो आपके 1800 तक ये विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। परंतु पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोग भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन सक्षम नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जानते हैं कि 1820 में विश्व की जो जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, लेकिन 150 वर्षों बाद 1970 के वर्ष प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई थी। इसे प्राय विस्फोटक जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई और वृद्धि का मुख्य कारण था खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण ही मृत्यु दर कम होती चली गई और जन्म दर भी अत्यधिक बढ़ती चली गई। जनसंख्या को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर जो प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों संख्या मापा जाता है। मृत्यु दर को 1000 व्यक्तियों मृत्यु की संख्या एक स्केल मापा जाता है, स्केल पर मापा जाता है। विशेष लोग जो आने जाने को जो आते और जाते हैं उसी को हम प्रवास कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण एक देश से जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहलाते हैं। यानी कि जन्म और मृत्यु जो जनसंख्या परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक रीजन होता है, जो एक देश के जन्म और मृत्यु के बीच अंतर को प्राकृतिक दर कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है और ये बहुत अच्छा डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं। 500 ईसा पूर्व में ओनली 100 मिलियन थे और आपके 0 में आपका 170 थे और 1000 में आपको 265, 1500 ईसा पूर्व में आपके 425 था और 1800 में 1900 थे, 1900 में आपका 1625 और 1950 में आप देख सकते हैं 250, 2500 और यहाँ पर मिलियन हो गए और 1975 में आपको 3900 मिलियन और इधर देख सकते हैं 99 में आपका हो गया 6000 मिलियन और लास्ट में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपकी जो जनसंख्या है 2025 में आपकी 8 करोड़ अरब जनसंख्या होने की संभावना है। क्लियर। तो ये आप एक जनसंख्या का एक क्या है, एक आपका जो स्केल दे रखा है, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर बढ़ी तो मृत्यु दर घटी। तो जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि का एक अच्छा संकेत होता है। जनसंख्या स्थिर है, ना जन्म दर बढ़ रही है और ना मृत्यु दर घट रही है, बिल्कुल सेम है। जन्म दर मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या जैसी रहती है, जिसे कहते हैं जनसंख्या स्थिर। जनसंख्या में कमी, जन्म दर और मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होती चली जाती है। तो शब्दावली आप्रवास, जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है उसे आप्रवास कहते हैं। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसे उत्प्रवास कहते हैं। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि पर तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उत्प्रवासी लोग होते हैं। जो देश को छोड़ते हैं वो अप्रवासी लोग होते हैं, जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भीतरी प्रवास अप्रवास संख्या बड़ी है। सूडान देश का ऐसा उदाहरण है जिससे लोग बाहर जाने का उत्प्रवास के कारण ही जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे और आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्र अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। और ऐसा क्या है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए क्या है, ये माइग्रेशन इमिग्रेशन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में चले जाते हैं। गाँव में जो जनसंख्या का पलायन होता है वो सबसे अधिक महिलाओं का होता है, औरतों का होता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है, पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है,
तथापि सभी देश ये वृद्धि अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे देश में केन्या में जनसंख्या वृद्धि ऊंची है और देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्च, हाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि जन्म दर अभी भी अधिक वृद्धि दर बढ़ी है। ऐसे आप लोग देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि का इम्पैक्ट होता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस चित्र में आपको दिखाया गया है अति उच्च 3% से अधिक जनसंख्या, ये आप वाला क्षेत्र है, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर ना। और इसके बाद इसमें देखता है उच्च जनसंख्या है 2 से 2.9% है, आदर्श है 1.19 है, ये सारी दे रखा है। आप एक बार वॉच करके देख सकते हैं, स्टॉप करके देख लो। हाँ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जनसंख्या संगठन क्या है? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक, उसका उस देश में आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन बांग्लादेश, जापान आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य, दशाएं, व्यवसाय, आय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की उन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक होगा जनसंख्या संगठन जनसंख्या संरचना दर को दर्शाता है। ये इस तरह से सारा दे रखा है। तो जनसंख्या संगठन हमारे यह जानना सहायक होता है ये कितने पुरुष कितनी स्त्रियां हैं और यहाँ पर किस तरह से क्या है, ये पिरामिडों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जनसंख्या दर्शाता है कुल जनसंख्या। आयु वर्ग के 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष के एक पिरामिड बनाया गया है। तो एक जनसंख्या पिरामिड है, ये आप इसको देख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से 15 से जो 59 वाले जो लोग हैं, 15 से 65 वर्ष वाले, वो क्या है, एक कार्यशील लोग हैं जो कामकाज करते हैं। तो इस तरह से पूछा गया है दाईं ओर बाईं ओर किसको रिप्रेजेंट किया है, स्त्री और पुरुष को रिप्रेजेंट किया गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की ऊंचे आधार है। चौड़ा ऊपर तीव्र होता है, सकरा हो जाता है, इसलिए इसे बहुत अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक मृत्यु शेषावस्था में ही हो जाती है। इस तरह से ये सारा पिरामिड है। तो जिसका बेस आधार काफ़ी पहला होगा वो कौन सा, विकासशील देश होगा, क्लियर। और जिसका आधार संकुचित होगा वो कैसा, विकसित देश होगा, वहाँ पर जीव विविधता भी अधिक होगी। ये सारा मैटर है। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि। आप जैसे युवा उन किसी राष्ट्र के भविष्य के बारे में या भारतवासी भाग्यशाली हैं, इसके लिए कुशल बनने का एक आप प्रदान करते हैं, ये अवश्य शिक्षित होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका किसका है, जापान का पिरामिड है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको हर बार ये बताता हूँ कि जब आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, तो उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड ऑफ मेंस एग्जाम के लिए, क्लियर। ये मैं समझो कि हमारा 6 और 8 की पुस्तक है, इससे हमारा क्वेश्चन यहाँ से आपका जो बेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगा। तो लोग को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, इस पर आप 20 से 25 30 शब्द लिख सकते हो। विश्व में जनसंख्या का आसान वितरण क्या है, इस पर लिख सकते हैं। विश्व में जनसंख्या तीव्रता बढ़ गई है, क्यों, इसका रीजन क्या रहा है। जनसंख्या प्रवर्तन को प्रभावित करने वाले कई 2 कारकों को बताइए, ये बता सकते हो। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बता सकते हो। जनसंख्या पिरामिड क्या है, इस पिरामिड के बारे में आप चर्चाएं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो हमने इसमें चर्चा की। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, इसमें जनसंख्या वितरण कैसे, विशेष जनसंख्या किस प्रकार से प्रवर्तित हो रही है, ये जनसंख्या लोगों को संदर्भ मृत्यु प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसके बारे में आप चर्चा करना जी। ये 3 मुख्य कारक हैं, इसमें से परिवर्तन होता है। तो जन्म दर ये है, जन्म है, मृत्यु दर है और प्रवास है। ये आपका सही क्वेश्चन है। 1991 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, आप इसको आपको देखकर बताना है, कमेंट करना है, क्लियर। जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या आय लिंक किसको उल्लेख करता है, ये आपको पिरामिड बना करके देख लेने हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारी क्लास 8 की जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 9th की। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने ये आज आय लिंग इसके बारे में, पिरामिड के बारे में, किस तरह से पिरामिड बनता है, जिसका बेस सबसे अधिक चौड़ा होता है वो किस देश का होता है, यहाँ कैसी कौन लोग हैं, विकसित देश है, विकासशील देश है, इस बारे में आप चर्चा कर सकते हो। यहाँ पर कितनी कार्यशील जनसंख्या है, 15 से 65, ठीक है ना, ये इसके बारे में हमने बताया था। संसाधन क्या है, तो मानव सबसे बड़ा संसाधन है, ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।